बच्चों कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 इंग्लिश कोर मॉडल पेपर टाइप क्वेश्चन आपका सेट नंबर 3 चल रहा है हमारे चैनल पे। तो आप सभी बच्चों को इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि यहां से आप सभी बच्चों को पेपर में सवाल आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक चैनल मिलेगा, जुड़ जाइए। किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। और इससे पहले देखिए 2 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए और देख डालिए और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करिए। देखिए क्या सवाल पूछा गया है। सबसे पहले पेपर में आपको एक दिया हुआ है पैसेज, और पैसेज से जुड़ा हुआ कुछ सवाल पूछा गया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है नॉइज से जुड़ा हुआ आपको सवाल पूछा है। नॉइज मतलब शोरगुल, शोर जिसे आप कहते हैं। तो शोर हमारे पास ऐसा कोई भी चीज जो हमारे कानों के लिए अप्रिय हो, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा ना लगे, वही क्या कहलाता है, नॉइज कहलाता है। अब ये जो कह सकते हैं नॉइज होता है वो हर पर्सन के अलग अलग हो सकता है। किसी पर्सन डीजे पसंद है तो किसी पर्सन को सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है। तो हर कह सकते हैं इंसान के हिसाब से जो नॉइज का परिभाषा हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए नॉइज को बोला जाता है एक ऐसा साउंड जो हमारे कानों के लिए अप्रिय होता है, उसे नॉइज कहा जाता है। अब ये उत्पन्न कब होता है, यानी इसका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, किस प्रकार होता है, तो जब साउंड वेव्स के बहुत इरेगुलर पैटर्न बनते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ एक ऐसा इस तरह बनेगा तो हमारे पास क्या बनता है, तो साउंड वेव्स के इरेगुलर पैटर्न का नॉइज जनरेट होता है। अब इसी नॉइज के जनरेशन के बारे में कि साउंड जो हमारे पास कह सकते हैं साउंड पॉल्यूशन भी होता है, और ये हमारे कानों के लिए कितना हानिकारक होता है। जैसे जेट एयरक्राफ्ट जब होता है तो जो यहाँ पे जो कह सकते हैं जो एयरप्लेन उड़ाते हैं पायलट, वो क्या करते हैं कान में स्पीकर, यहाँ पे क्या कान में स्पीकर बोलो बच्चों, कान में क्या करते हैं हेडफोन पहन के रखते हैं। क्यों पहन के रखते हैं, कारण रहता है, बिना कारण कुछ भी नहीं। अगर आप भी लाउड स्पीकर के सामने जाइएगा तो आपका जो दिमाग रहेगा, कभी कभी देखते हैं लाउड स्पीकर के सामने बच्चे आते हैं तो कान झंझना जाता है। क्यों, इतना ज्यादा जो शोर रहता है वो हमारा ईयर ड्रम बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो बेसिकली लाउड स्पीकर या सब करते हैं ये एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं। साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है और साउंड हमारे चारों पर गूंज देती है। साउंड नापने का यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा डेसिबल में नापा जाता है साउंड का, जो कह सकते हैं लाउडनेस को नापने का जो यूनिट होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसी से पैसे से जुड़ा हुआ अब सवाल पूछा गया। मैंने आपको शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की है, एकदम बेसिक स्टेप में, ताकि कोई बच्चा अगर हिंदी में कमजोर भी है तो वो जल्द से जल्द बातों को समझ पाए। क्योंकि पेपर में आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव हिसाब समझिएगा। सब्जेक्टिव क्लास 12 में जब आपका सब्जेक्टिव आएगा तो सब्जेक्टिव हिसाब से बच्चों को समझा दीजिएगा। इसलिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों करा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हमारे जब क्लास 11 12 के जब क्लासेस चलेंगे तो आपको सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है, द साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू द ईयर, एक ऐसा साउंड जो हमारे कानों के लिए अप्रिय है। अभी जस्ट आपको बताया, आप खुद बताइए क्या है उसका आंसर। बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बिना देखे टिक कर देंगे, नॉइज हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला हमारे पास नॉइज को इन साइंटिफिक टर्म, नॉइज जो बनता है कब बनता है, अभी तो हमने बताया कि जब इरेगुलर साउंड वेव्स जनरेट होते हैं, और ये यहाँ पे हमारे पे इरेगुलर पैटर्न होते हैं, यानी एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड वेव्स के कारण क्या होता है, हमारे पास जनरेट होता है क्या, तो नॉइज जनरेट होता है। फिर अगला बोला गया द साउंड वेव्स बैंग इनटू, साउंड वेव जो होते हैं वो किससे बैंग कर जाते हैं ये बताना है। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में बैंग हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर। आप बोलिए सर आपको कैसे पता, भाई मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए पैसेज में आप लोग खुद देखिएगा ना, आप लोग खुद बोलिएगा कि हाँ सर ये आपने सही टिक किया। ये हमारे पे देखिए नॉइज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नॉइज इज मेड बाय देयर नंबर ऑफ थिंग्स, जिसके कारण हमारा वर्ल्ड अनप्लेजेंटली हो रहा है, डेंजरस हो रहा है। एयरक्राफ्ट के बारे में बोला गया, द साउंड वेव्स बैंग इनटू स्ट्रक्चर एंड वाइब्रेटिंग देन कॉज टू नॉइज, देखिए लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बैंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, 2 नंबर हो गया हमारे पास आंसर क्या, तो 2 नंबर डी हो गया। 3 का हमारे पास क्या हो गया बच्चों, तो 3 का आंसर हो गया ए नंबर, इसका आंसर हो गया। चौथा नंबर बताइए एम्प्लीकेशन मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, क्या बढ़ाइएगा, तो इंक्रीजिंग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, तो यहां पर इंक्रीजिंग कहा जाता है, एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। फिर अगला हमारे पास द नॉइज डिपेंड्स ऑन द एनर्जी, जो नॉइज है वो जो किस एनर्जी पे डिपेंड करता है, बेसिकली नॉइज पे, वॉल्यूम पे, नंबर पे या साउंड वेव पे, तो किस पर निर्भर करता है, तो जो हमारा एनर्जी डिपेंड करता है नॉइज का, वो साउंड वेव्स का प्रोडक्शन जनरेट करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया इन नोटिस राइटिंग 2 और 3 रिलेटेड आइडियाज कैन बी कंबाइन इनटू, देखिए नोटिस राइटिंग में जब 2 या 3 आइडियाज को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है एक बताना। एक आपका टॉपिक बनता है, एक पॉइंट बनता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एक स्टैंजा बनता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉलम्स बनता है। तो क्या निर्माण करता है बच्चों, तो याद रखिए जब हम 2 या 2 से आइडियाज रिलेट कर देते हैं तो एक हमारे पास नया पॉइंट बन जाता है। ठीक है, टॉपिक नहीं, एक पॉइंट बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास है
टू कन्वे ऑफिशियल बिजनेस, अगर ऑफिशियल बिजनेस को कन्वे करना है तो आपको ऑफिशियल पिटीशन दायर करना होगा, फॉर्मल लेटर होगा यहाँ, इनफॉर्मल लेटर में, या फिर पोस्ट ऑफिस का सही आंसर होगा। तो ऑफिशियल बिजनेस को कन्वे करना है या मैसेज को पहुंचाना है तो आप क्या करिएगा, फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करिएगा, ऑफिशियल में काउंट होता है हमारे पास, तो 7th का बी हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट जो है आप खुद बताइए, एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिया जाता है, खुद सोच के बताइए ना। क्या एडवर्टाइज स्कूल में दिया जाता है? नहीं सर, न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइज देखने मिलता है, इश्तिहार जिसे इंग्लिश में, हिंदी में शायद कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे विज्ञापन शुद्ध भाषा में कहा जाता है, विज्ञापन कहा जाता है। तो 8 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास एक आपको देखिए पैसेज में जंबल वर्ड दिया, बोलता है जंबल वर्ड को भाई अरेंज करके दो, क्या होगा? तो जंबल वर्ड तो देखिए हम लोग अरेंज करना जानते हैं क्या होगा। जंबल वर्ड को अरेंज करने के लिए क्या आपको देखिए वर्ड को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ के सब में देखिए सक्सेस है, एक खाली ऑप्शन जिसमें इन लाइफ लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी देखिए हमेशा कि अलग वाला आंसर होता है, लेकिन आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर हम तीनों सेंटेंस पढ़ते हैं, चौथा नंबर पढ़ेंगे इन लाइफ डिप, तो देखिए अगर आप इस जंबल वर्ड को बेसिकली अरेंज करिएगा तो आप लोग क्या बैठाइएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से आप अरेंज करने जाइएगा तो सबसे मेरे हिसाब से सही ऑप्शन बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है कि सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा। आप देखिए खुद भी अरेंज करके देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि सर आप अरेंज कर रहे हैं, भाई आप अरेंज कर देख लो, अगर जिसमें से मतलब निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो 9th का क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास कि आप देखिए कुछ हमारे पास ग्रामर से सेक्शन से कुछ सवाल दिए हुए हैं, जैसे पूछा हुआ है द कल्प्रिट डैश बाय, यानी जो दोषी या चोर बोल सकते हैं, डैश बाय द कैच होगा, इन कैचेस, वाच कॉट या हेड कॉट। देखिए ये डिटरमाइनस या फिर कह सकते हैं वर्ब के रूप में कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, तो यहां पर हो जाएगा सी नंबर। क्या क्यों होगा कि जो कल्प्रिट पकड़ा चुका है, तो द कल्प्रिट वाज कॉट बाय द पुलिस, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला है डैश यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, या फिर जो बोला जा रहा है आप खुद बताइए क्या होगा। यहां पर विल तो नहीं हो सकता, वुड होगा, और वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, तो ऑप्शन नंबर क्या बैठाइएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास ही लव एनिमल्स, इसको आपको क्या करना है, इसको करेक्ट बनना, ये एनिमल ये हमारे पास सही नहीं है, इसको सही करना पड़ेगा। तो हो जाएगा हमारे पास क्या, ही लव्स एनिमल्स, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में इसका सही जवाब मिल गया आपको। अगला सवाल है, एक आपको पोएम टाइप दिया हुआ या फिर आपके बुक से कोई पार्ट उठाया गया और कुछ सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 से 15। जैसे लिखा हुआ है द लेब्रेमन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर नाइट का बताया जा रहा है, अ फ्यू लिव्स येलोइंग ऑल द सीड्स फॉल, इस पर बताया हुआ है। ये जो एक्सट्रैक्ट है, यानी ये जो आपके चैप्टर से उठाया गया, ये किस चैप्टर से उठाया गया, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज रिटन बाय, पहला पूछा गया कि किनके द्वारा लिखा गया, तो याद रख लीजिएगा ये टेड ह्यूगिस्ट के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी पहला सही जवाब होगा। फिर पूछा हुआ अ शॉर्ट ट्री विथ येलो फ्लावर, जो छोटा ट्री है येलो फ्लावर के साथ, क्वाइट है, लेब्रेमन ट्री है, किस प्रकार का ट्री देखिए आपको यहां बताना है, तो लेब्रेमन ट्री है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। फिर द टाइम मेंशन्ड देयर, यहां जो टाइम मेंशन किया गया है वो सुबह रात दिन किस प्रकार का यहाँ टाइम जो बेसिकली मेंशन किया गया, तो आफ्टरनून का समय मेंशन किया गया। क्यों, अगर आप ऐसे देखिएगा तो देखिए लिखा हुआ भी है, आपको देख सकते हैं इस पैसे में यहाँ पर लिखा, सॉरी पार्ट में एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है। फिर अगला है देखिए हमारे पास कि व्हाट कम्स विथ हर ट्विचिंग चिरअप इन द पोएम द लेब्रम ऑफ हेड, ठीक है। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, द लेब्रम के बारे में, सनलाइट के बारे में, गोल्ड फिंच के बारे में, या फिर एक ब्रांच के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो बेसिकली बात की जा रही है बच्चों वो की जा रही गोल्ड फिंच, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी नंबर सही जवाब। फिर अगला हमारे पास है पोएट का नाम बताना है, द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है बेसिकली किनके द्वारा लिखा गया बताना है, तो वेट विटमैन के द्वारा लिखा गया है ये पोएम। फिर जो द फ्रेज है हमारे पास, हर बैरेड फेस आइडेंटिफाई मास्क इन द पोएम, किसके फेस में बता रहा है, बेसिकली ये मास्क को आइडेंटिफाई कर लेता है, ये हमें बताना है। तो द बर्ड इज मार्क्ड विथ स्ट्रिप्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। फिर अगला हमारे पास द फादर्स हेल्पनेस इज दैट, जो फादर वो हेल्पनेस क्यों महसूस करते हैं या फिर क्यों बताना है, तो क्या होगा, ही वांट्स टू फॉरगिव, वो अपने बेटे को माफ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, इसलिए वो क्या असहाय महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा, डी नंबर सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हो यहाँ पर कि स्लीक वर्ड, देखिए ये जो स्लीक वर्ड है हमारे पोएम में, इसका मतलब क्या होता है, एक बर्ड के बारे में बताया गया है, या लिजर्ड है, पोएट है, या फिर बर्ड है। सिर्फ ऑप्शन 2 हमारे पास देखिए सही हो चुके हैं, तो बर्ड और बर्ड देखिए सेम दे दिया गया, ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, लेकिन सही जवाब होगा लिजर्ड के बारे में बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर हमारे पास है सी, यहाँ पर सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट आफ्टर, कितने साल बाद, ठीक है, उसने लाफ किया था स्नैपशॉट के बाद 10-15 ईयर्स को, 10 तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, गलती लिखा हुआ है, यहाँ स्पेलिंग गलती पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप सही कर लीजिएगा।
यहाँ पर 30-40 ईयर्स के बाद लगभग या 2 से 3 महीने बाद आपको बताना है। तो कितना था बच्चों सही जवाब? इसका हो जाएगा 20-30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला हो जाएगा टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट, बर्ड्स के जो मूवमेंट को उसको किससे कंपेयर किया था? ट्री से, मशीन से, वैन से या फिर हवा से? तो किससे कंपेयर किया जाता है बच्चों? तो ये कंपेयर किया था हवा से, यानी विंड हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब दिया हुआ है। फिर अगला सवाल है यहाँ पर हमारे पास, इट इज द इंजन ऑफ द हर फैमिली, हु इज द स्पीकर। ये कह सकते हैं ये फैमिली का क्या इंजन है। ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया ये आपको बताना है। तो ये कहा गया टेड ह्यूगिस के द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, वेयर डिड द ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग, जो ग्रैंडफादर के जो कह सकते हैं पोर्ट्रेट है, जो तस्वीर थे वो कहाँ टंगा होता है? तो ये चैप्टर तो एकदम याद रख लीजिएगा, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बहुत अच्छा सवाल चैप्टर है। अबाउट द मेंटल पीस, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका सही जवाब होगा। फिर हमारे पास देखिए एक आर्टिकल से जुड़ा, द स्टेट शुड एंडेवर टू द प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट। स्टेट के पास देखिए एक आर्टिकल के थ्रू से आजाद दिया गया, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करने का एनवायरमेंट है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बताना है। तो ये आर्टिकल 48A के तहत आता है हमारे पास, यानी अनुच्छेद 48A के तहत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर इसका सही जवाब होगा। फिर हमारे पास है, हु हैज रिटन द बुक, देखिए द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये जो बुक लिखा गया है, देखिए नाम में कंफ्यूजन है, यहाँ पे दोनों जगह ब्राउन है, 3 जगह ब्राउन है, कंफ्यूजन मत होइएगा। इसका सही जवाब है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला हमारे पास, आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, एक अच्छे नींद के बाद जो डार्चन है वो किसको नहीं देखते हैं? प्लीज को बहुत ज्यादा प्लीज हो जाते हैं, सो प्लीज दुख भर हो जाते हैं, डरने लगते हैं। किस प्रकार का घटना होता है डार्चन के द्वारा, ये बताना है हमें पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा इसका? सो हॉरिबल, डर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिए? सही, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, सो हॉरिबल। फिर अगला हमारे पास है कि द मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दाली ट्रूप्स, देखिए जो मराठा सेना है हमारी, ठीक है, वो अब्दाली की जो सेना को कहां पर बेसिकली फेस कर रहे थे? दिल्ली में, पानीपत में, बक्सर में या फिर झांसी में, ये हमें बताना है। तो ये तो हम लोग जानते हैं पानीपत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है, द ब्राउनिंग वर्जन इज रिटन बाय, ब्राउनिंग वर्जन किनके द्वारा लिखा गया? तो ये बेसिकली लिखा गया बच्चों किनके द्वारा? टेरेंस रेटिंगन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास है, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग, देखिए फॉरेस्ट जो हमारा वो घटते चला जा रहा है, कितने हिसाब से बताना है? 2.8 मिलियन एकड़ हर साल बताना है, क्योंकि लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण देखिए कमी होती जा रही है। तो कितना हो रहा है? लगभग माना जाता है 3.7 मिलियन एकड़ एक साल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। द ऑथर हेट मेड नॉर्वो, देखिए ऑथर जो हमारा नॉर्वो से रेस्टोरेंट में मिलता है कहां पर? इटली, आर्चेन, डार्चन या फिर डेन में, कहां पर मिलता है बच्चों? तो मिल जाता है डार्चन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। द नरेटर हैड कम टू नो अबाउट द हॉर्स, नरेटर का पता चलता है जो हॉर्स है वो बिलोंग करता है किससे? एक कारपेंटर का है, किंग का है, सेंट का या फार्मर का। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका? फार्मर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी बोल रहा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। फिर अगला हमारे पास, आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड, हॉलैंड में वार के बाद जो कह सकते हैं डॉटर है हमारे लिए सबकी, आप ए डॉटर वेंट इन सर्च ऑफ द बिलोंग्स ऑफ हरसेल्फ, मदर की खोज करने जाती है पिताजी की, या फिर पिताजी की खोज करने जाती है भाई की खोज, किसकी खोज करने जाती है वो? तो वो जाती है अपने माता जी की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? हर मदर्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन का देखिए जन्म ईयर बताना है कि जन्म का ईयर क्या था, तो हम लोग जानते हैं आराम से 1879 हो जाएगा। फिर बताना है, द फर्स्ट टाइम डेट द आगा शहीद अली स्पोक टू द नरेटर अबाउट द अप्रोचिंग डेट, क्या बताया गया था डेथ का उनका? तो ये लगभग बताया गया था 25 अप्रैल 2001 था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टिक कर लीजिएगा बच्चों, ये हमारे पास ये सी नंबर इसका राइट आंसर दिया हुआ है, 25 अप्रैल 2001। अगला सवाल है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डज द पोएम, जो हमारे पास पोएम है द टेल ऑफ मेलनसिटी, किसके बारे में बताता है? पुलिस के बारे में, मूर्ख बनाना, दुख होना, खुशी के बारे में, या फिर ह्यूमरस के बारे में बताता है? तो ये हमें बताता है बच्चों ह्यूमरस के बारे में, ठीक है। फिर आगा शहीद अली एक कश्मीरी मुस्लिम है जो कि सेटल्ड वर्तमान में कहां पर थे ये बताना, तो ये अमेरिका में सेटल्ड थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। बी विल्डर, इसका मतलब क्या? बी वाइल्डेड मतलब क्या होता है हमें ये बताना है, ठीक है। इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। देखिए एक कथन दिया हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया ये हमें बताना है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक है। हुज स्टेटमेंट इज मार्गरेट थैचर, मिस्टर एडगर एस वुलर्ड या फिर मिस्टर लिस्टर ब्राउन? तो देखिए यही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही जवाब। फिर हु वेल कॉल्ड फेरोज, ठीक है। फेरोज किनको कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है जो रूलर्स है बेसिकली इजिप्ट के, जो प्राचीन काल में रहते थे, तो द रूलर्स ऑफ इजिप्ट इन एंशिएंट टाइम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। तो ये हमारे थे मॉडल सेट पेपर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या कहिए या मॉडल सेट पेपर
सॉरी मॉडल सेट पेपर 3 का जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस कर दिया। तो आशा करूंगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।